हेलो फ्रेंड्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक महान अंग्रेजी लेखक, कवि, राजनयिक और दार्शनिक जेफरी चासर की चर्चा करूंगा, जिन्हें अंग्रेजी साहित्य का पिता माना जाता है। यह वीडियो बहुत ही खास व रोचक होने वाली है, इसे ध्यान से देखें। लेट्स बिगिन। एंग्लो सैक्सन काल की समाप्ति से ही जोफर चासर की रचनाओं का आरंभ होता है। जेफरी चासर अंग्रेजी भाषा के कवि, लेखक, दार्शनिक और राजनयिक थे। उनके साथ ही अंग्रेजी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। कैंटरबरी टेल्स उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी रचनाएं साहित्य के अतिरिक्त जीवन के व्यापक क्षेत्र में नए मोड़ का संकेत करती है। चासर का जन्म लंदन में सन 1340 ईस्वी के लगभग हुआ था। पिता शराब के व्यापारी थे। 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय के पुत्र लेस्टर के अर्ल के परिवार में नौकरी कर ली। समय अनुसार उन्होंने राज्य कौशल, सैन्य कौशल तथा विद्या अध्ययन में दक्षता प्राप्त की। उनका वंश मध्यम वर्ग का था। उन्होंने दरबारी जीवन का विशेष रूप से अध्ययन किया था और साधारण मानव समाज को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा था। कदाचित ही कोई साहित्यिक पुस्तक हो जिसका उन्होंने पूर्ण अध्ययन न किया हो। उन्होंने यात्राएं भी बहुत की। फ्रांस तथा इटली में भ्रमण कर उन्होंने संपूर्ण महाद्वीप को काव्यों का अनुसंधान किया। लैटिन भाषा ज्ञान में वे दक्ष थे और लैटिन के कवि ओविड तथा वर्जिल के काव्यों में उन्हें अत्यंत रुचि थी। राज परिवार की नौकरी ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा के विकास के कुछ और भी अवसर दिए। इन्हें शतवर्षीय युद्ध के संबंध में फ्रांस जाना पड़ा, जहां इन्होंने कुछ दिन फ्रांसीसी शत्रुओं की कैद में बिताए। यह यात्रा इनके साहित्यिक जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस समय की फ्रांसीसी कविता में कृत्रिमता का दोष होते हुए भी उसमें सौंदर्य और कलात्मकता के गुण भी थे। चासर ने अपना साहित्यिक जीवन तत्कालीन फ्रांसीसी कविता को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली रचना रोमन डे ला रोज के अनुवाद से किया। फ्रांसीसी कविता का और विशेषताएं तथा काव्य ग्रंथ का अमिट प्रभाव उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर नहीं, परंतु जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाली अंतिम और सर्वोत्तम रचना कैंटरबरी टेल्स पर भी देखने को मिलता है। राज दरबार में चासर को अपनी कार्यकुशलता के फलस्वरूप पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। सन 1372 ईस्वी के करीब इन्हें कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मंत्रणा के लिए इटली भेजा गया। 6 साल बाद इन्होंने इटली की दूसरी बार यात्रा की। इटली की यात्रा ने इनके साहित्यिक जीवन को नया मोड़ दिया। इसी के फलस्वरूप ये फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त हो सके। अब इनकी प्रेरणा के स्रोत इटली के प्रसिद्ध कवि और कथाकार दांते, पेट्रार्क तथा बोकेसियो हो गए थे। इन पर सबसे अधिक प्रभाव बोकेसियो पर पड़ा। ट्रायल्स और क्रेसिड के दुखांत कहानी चासर ने बोकेसियो से ली। चासर की अंतिम और सर्वोत्तम रचना कैंटरबरी टेल्स में हम उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पाते हैं। इस ग्रंथ की रचना के समय तक उन्होंने फ्रांसीसी तथा इटालियन साहित्यिक प्रभावों को पूर्णतया आत्मसात कर लिया था। कैंटरबरी टेल्स में चासर किसी विदेशी साहित्यिक शैली का अनुसरण न कर जीवन के अपने अनुभव तथा व्यापक अध्ययन के आधार पर मौलिक रचना प्रस्तुत करते हैं। स्त्रियों तथा वैवाहिक जीवन के संबंध में इन्होंने सामान्यतया व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है। संभव है ऐसा इन्होंने केवल विनोद के लिए किया हो। इनकी पत्नी का नाम फिलिपा था। सन 1400 ईस्वी में चासर की मृत्यु हुई। चासर के जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लगभग 100 वर्ष तक चलने वाला युद्ध ही था, जिसमें इन्होंने स्वयं भाग लिया था। लेकिन इनकी कविता में न इस युद्ध का उल्लेख है और न शत्रुओं के विरुद्ध दुर्भावना की अभिव्यक्ति। इसी समय किसानों का विद्रोह तथा विनाशकारी प्लेग जैसी ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं हुई, लेकिन इनका भी कोई जिक्र इनकी रचनाओं में नहीं मिलता। फिर भी कैंटरबरी टेल्स में न केवल इंग्लैंड के तत्कालीन सामाजिक जीवन की यूरोपीय जीवन में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इस समय तक रोम के चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा। यत्र तत् पादरियों की चारित्रिक त्रुटियां की खरी आलोचना भी होने लगी थी। धर्म तथा व्यापक रूप से प्रभावित यूरोपीय विचारधारा में यह महान परिवर्तन का लक्षण था, जिसे हम कैंटरबरी टेल्स में भी देखते हैं। साथ ही साथ लोगों का ध्यान अब पारलौकिक बातों से हटकर भौतिक जगत की समस्याओं तथा दैनिक जीवन के सुख दुख की ओर जाने लगा। यूरोपीय जीवन दर्शन की यह महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी कैंटरबरी टेल्स तथा चासर की अन्य रचनाओं में परिलक्षित होती है। मध्ययुगीन साहित्यिक अधिकांशतः कल्पना प्रधान था तथा अध्यात्म तथा नैतिकता की शिक्षा देने का माध्यम मात्र। चासर ने उसे वर्ग तथा नैतिकता के आग्रह से मुक्त कर स्वतंत्र अस्तित्व दिया। साहित्य रचना में उनका उद्देश्य प्रधानतः जीवन के प्रति अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों की मनोरंजक अभिव्यक्ति था। चासर के साहित्य की ये सारी विशेषताएं लगभग 200 वर्ष बाद एलिजाबेथ कालीन साहित्य में अपने पूरे निखार के साथ देखने को मिलती है।
इस प्रकार हम उन्हें यूरोपीय पुनर्जागरण का आद्य अंग्रेजी कवि कह सकते हैं। जैसा कहा जा चुका है, चासर ने अपना साहित्यिक जीवन रोमन डे ला रोज के अनुवाद से प्रारंभ किया। रूपक शैली में प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला वह काव्य भिन्न ही नहीं अपितु परस्पर विरोधी प्रकृति के दो फ्रांसीसी कवियों की कृति है। स्वप्न में एक प्रेमी एक सुंदर उद्यान में प्रेम के पुष्प को तोड़ने का प्रयत्न करता है। प्रारंभिक भाग प्रेम का बड़ा ही शिष्ट, सुंदर एवं प्रभावनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, लेकिन बाद वाले भाग में दूसरे कवियों ने स्त्रियों तथा प्रेम के वर्णन में व्यंग्यात्मक शैली अपनाई है। चासर की कई रचनाओं में हम फ्रांसीसी काव्य का प्रभाव देखते हैं। बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम तथा पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स रूपक शैली में है। तीनों में वर्णित घटनाएं स्वप्न में देखी प्रतीत होती है। बुक ऑफ द डचेस, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में कवि दरबारी परंपरा के अनुसार प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रेम का ऐसा ही आदर्श चित्रण हम रो डे ला रोज में भी पाते हैं। ट्रायल्स एंड क्रेसेड की कहानी बोकेसियो से ली हुई है। यह दुखांत काव्य चासर के ऊपर पड़े इटालियाई प्रभाव की पुष्टि करता है। ट्रायल्स निराश प्रेमी है जिसकी प्रेमिका क्रेसेड उससे अलग हो जाने पर एक अन्य पुरुष डायोमीड को अपना लेती है। चासर ने लीजेंड ऑफ गुड वुमेन की रचना जैसा उसने स्वयं इसकी प्रस्तावना में कहा है। रानी एल्सेस्ट के यह शिकायत करने पर कि उसने क्रेसिड के चरित्र द्वारा पूरी स्त्री जाति पर अविश्वसनीय होने पर आरोप लगाया था। इस अधूरी पुस्तक में लगभग 10 ऐतिहासिक तथा पौराणिक ख्याति प्राप्त नारियों का प्रशंसात्मक जीवन वृत्तांत है। चासर की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना कैंटरबरी टेल्स है। अंग्रेजी समाज के विभिन्न स्तरों तथा पेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला लगभग 30 तीर्थयात्री जो कैंटरबरी नगर में टॉमस बेकेट की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाने वाले हैं, एक सराय में इकट्ठा होते हैं। रास्ते की थकान न खले और सबका मनोरंजन हो, इस विचार को सराय के स्वामी के सुझाव पर यह तय होता है कि प्रत्येक यात्री 4 कहानियाँ 2 जाते समय और 2 लौटते बार कहें। जिसकी कहानियाँ बहुमत द्वारा सर्वोत्तम समझी जाए उसे सब लोग मिलकर उसी सराय में अच्छी दावत दें। कैंटरबरी की कहानियाँ चासर की अपनी रचना न होकर पूरे यूरोपीय उपाख्यान साहित्य से ली हुई है। उसकी मौलिकता यात्रियों के चरित्र के सूक्ष्म अध्ययन में देखने को मिलती है। चित्रण में उच्च कोट के पटुता दिखाने के साथ अपने 30 यात्रियों के माध्यम से चासर ने तत्कालीन ब्रिटिश समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने में भी प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है। कैंटरबरी टेल्स में हमें युग के सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। चासर की एक अन्य विशेषता उसका उन्मुक्त हास्य है। यहाँ वह मानव चरित्र की छोटी बड़ी कमजोरियों पर हंसता है, वहीं उसे मनुष्य मात्र से उसकी सारी त्रुटियों के बावजूद अपार सहानुभूति भी है। इन्हीं कारणों से उसका साहित्य स्वस्थ तथा आज भी अक्षय प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। चासर की उच्च कोट की विद्वता के कारण उस युग के अन्य कवियों को ख्याति न मिल सकी। इन कवियों में सर्वप्रथम गांवर है। गांवर चासर के समान फ्रेंच तथा लैटिन भाषा के विद्वान थे। वे दोनों भाषाओं में काव्य रचना सरलता से करते थे। सामाजिक तथा राजनीतिक अनुभव भी उनमें यथेष्ट थे और कदाचित चासर का जन्म यदि न हुआ होता तो गांवर निश्चय ही उनका स्थान लेते। गांवर का जन्म 1324 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1408 ईस्वी में हुई। चासर तथा गांवर के समय में अंग्रेजी भाषा अनेक बोलियों में विभाजित थी। यद्यपि लंदन निवासी पूर्वीय मिडलैंड की बोली को विशेष रूप से अपना रहे थे, फिर भी पश्चिमी नगरों में अन्य बोलियां अपना अस्तित्व रखती थी। चासर इन पश्चिमी अपभ्रंशों से घृणा करते और स्पष्ट रूप से उनकी अवहेलना कर पूर्वी बोली में ही काव्य रचना करते थे, परंतु यह अपभ्रंश सजीव रही और इसमें विलियम लैंगलैंड ने काव्य रचना की। लैंगलैंड कदाचित ईसाई गिरजे में पुरोहित थे और अपने समाज के लिए ही उन्होंने लेखनी उठाई थी। विलियम लैंगलैंड की मुख्य कृति द विजन ऑफ पियर्स प्लाउमन है। द विजन ऑफ पियर्स प्लाउमन के 3 संस्करण स्वयं कवि ने प्रकाशित किए। पहला 1362 का ए संस्करण था, दूसरा बी 1377 में और तीसरा 1394 में प्रकाशित हुआ था। कवि के स्वप्न देश विचरण से कविता प्रारंभ होती है। कवि मेलबर्न पहाड़ी का स्वप्न देखता है जहां जनसमूह उपस्थित है। इसी स्वप्न देश में कवि समाज शासन, विधान तथा अन्याय वर्गों की तीव्र निंदा करता है। इस रचना में 14वीं शताब्दी के संपूर्ण समाज का चित्रण है। धनलिप्सा, औनिश्चित्य, राजनीतिक दलबंदी की निंदनीयता प्रदर्शित कर ईसा के चरणों तक पहुंचने का मार्ग कवि निर्देशित करता है। उनका निश्चय है कि सत्कार्य से ही यह मार्ग मिल सकता है। यदि लैंगलैंड दार्शनिक कवि न होते तो निश्चय ही वे क्रांतिकारी होते। उनकी भाषा कर्कश तथा शुष्क और कविता नीरस है, परंतु अंग्रेजी साहित्य में ईसाई जीवन विधान पर दूसरी पुस्तक इसके समान नहीं है। पर्ल, प्योरिटी, पेशेंस,
पश्चिमी अपभ्रंशों में अन्य कविताएं भी लिखी गई है और एक हस्त की प्रति में 4 कविताओं का संकलन है जो उत्तरी पश्चिमी बोली में विरचित है। ये हैं पर्ल, प्योरिटी, पेशेंस तथा गेवन एंड द ग्रीन नाइट। इन कविताओं में विचित्र समानता है जिसमें ज्ञात होता है कि किसी एक ही कवि की ये चारों कृतियां हैं। पर्ल धार्मिक कविता है जिसमें कवि पुत्र वियोग में शोकाकुल पिता की मानसिक पीड़ा का वर्णन कर आध्यात्मिक शांति का मार्ग निर्देशित करता है। सर गेवेन मध्यकालीन युग की छंदोबद्ध प्रेम गाथा है। आर्थर के कथानक, शार्लेमेन की गाथा तथा ट्राय की युद्ध कथाएं इस युग में रची गई, परंतु उनकी साहित्यिक रोचकता कम हो गई है। इन प्रेम कथाओं में न तो मानव हृदय की अनुभूतियां हैं और न समाज दर्शन। दोनों ही दृष्टिकोण से ये निम्न कोट के हैं, परंतु इस मध्यकालीन युग के गीतों के संग्रह रोचक हैं। हार्लियन हस्तलिखित संकलन में अनेक गीत संकलित हैं जिनमें लय, रोचकता तथा तन्मयता विशेष है। वीर गीत भी इस काल की महत्वपूर्ण कृति है जिनकी रोचकता आधुनिक काल में भी अनुभवगम्य है। सर पैट्रिक स्पेंस तथा मिड डैम्स ऑफ बिनोरी शीर्षक वीर गीतों के भावुकता और काव्य स्पंदन है जो अन्य साहित्य खंडों में नहीं मिलता। इसमें संदेह नहीं कि चासर के पश्चात 15वीं शताब्दी में कोई ऐसा लेखक उत्पन्न नहीं हुआ जो चासर की नवीन धारा पूर्णतः ग्रहण करके साहित्य की प्रगति करता। जितने भी कवि हुए वे केवल अनुकरण करने वाले थे। इसी कारण इस शताब्दी का साहित्य रूखा, आरोचक तथा साहित्यिक दृष्टि से हीन है। इस शताब्दी का मुख्य साहित्यिक लिडगेट है जिसने अंग्रेजी भाषा में अनेक कहानियां तथा गाथाओं का अनुवाद किया। थॉमस ऑक्लीव ने भी, जो लिडगेट के समकालीन कवि थे, कोई नवीन कृत नहीं थी। इसका कारण यह हो सकता है कि इस युग के कवि भाषा के परिवर्तित रूपों पर अधिकार पाने की चेष्टा कर रहे थे और इससे नवीन साहित्य रचना में असफल रहे। स्टीफेन हेज नामक कवि ने रूपक रचना दोहराई जिसमें पेस्टाइम ऑफ प्लेजर मुख्य है, परंतु जॉन स्केल्टन ने अपनी कविताओं में एक नवीन व्यंग्य, एक नवीन तीव्रता रखी तथा प्रवाह युक्त छंद प्रयुक्त किए। इंग्लिस्तान में चासर के साहित्यिक अनुयायी प्रतिभाहीन अवश्य रहे, परंतु स्कॉटलैंड में उनके अनुयायी विद्वान थे तथा उनमें काव्य शक्ति थी। इंग्लिस्तान के राजा जेम्स प्रथम के राजवंश के सहायक रॉबर्ट हेनरसन ने किंग्स स्क्वेयर नामक पुस्तक लिखी, परंतु टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड नामक पुस्तक में उन्होंने चासर प्रणाली को पूर्णतया निभाया। विलियम डनबन ने भी यद्यप चासर का अनुसरण किया किंतु वे मौलिक कवि हैं। उनकी भाषा में प्रवाह है और उनके विचार ओजपूर्ण है। गैविन डगलस ने भी महत्वपूर्ण रचनाएं की जिसमें लैटिन भाषा के कवि वर्जिल की कविताओं का अंग्रेजी छंदों में अनुवाद उनकी प्रख्यात कृति है। अंग्रेजी साहित्य में नवीनता का जो क्रमशः आ रहा था, लैटिन भाषा के काव्य खंडों का अंग्रेजी अनुवाद उसकी पहली सीढ़ी थी। यद्यपि इस अनुवाद के साथ वे व्यतिक्रम आ रहा था, परंतु प्रगति के लिए यह स्थिति अनिवार्य थी। लैटिन भाषा से प्रभावित कवि प्रधानतः बायड तथा सरे थे। इन दोनों कवियों की सहकारिता में 1557 ईस्वी में टॉटेल्स मिसेलनी पुस्तक की रचना हुई जिसमें उनकी संकलित तथा विरचित कविताएं थीं। सर टॉमस बायड दरबारी तथा राजनीति विशारद थे और उन्होंने इंग्लिस्तान के नरेश हेनरी अष्टम के संकटमय राज्य में भी अपनी सत्ता स्थित रखी। बायड की लैटिन भाषा से प्रभावित रचना साहित्य सिद्धांतों की दृष्टि से असफल रही, किंतु उनके गीत जिनमें करुण रस विशेष हैं अधिक प्रिय हुए। बायड की असफलता का मुख्य कारण था छंद चुनाव। उन्होंने लैटिन के चतुर्दश पंक्ति छंद में, जो सानेट के नाम से प्रचलित हुआ, कविता प्रारंभ की, जिसके कारण उनकी रचनाएं कुछ अस्वाभाविक तथा गतिहीन हो गई। बायड के विपरीत अर्ल ऑफ सरे ने विशेष ख्याति पाई। उनके गीत स्वाभाविक तथा गतिमय हैं और उनमें भावुकता की मात्रा अधिक है। उन्होंने भी सानेट छंद को अपनाया, परंतु वर्जिल रचित इनिड के दूसरे तथा चौथे खंड को मुक्तक छंद में अनुवाद करने के पश्चात ही उन्हें अधिक ख्याति मिली। उस समय सरे अपने नवीन मुक्तक छंद चयन की महत्ता को कदाचित न समझ सके, क्योंकि इसी मुक्तक छंद में भविष्य के महान कवियों ने नाटक तथा व्यंग्य काव्य रचे। इसी छंद में शेक्सपियर ने नाटक, मिल्टन ने महाकाव्य और किट्स तथा टेनिसन ने अनेक कविताएं लिखी। आधुनिक समय के लेखक भी इसी मुक्तक छंद शैली का प्रयोग कर रहे थे। चासर की प्रमुख रचनाएं द रोमाउंट ऑफ द रोज, यह एक फ्रांसीसी रचना रोमन डे ला रोज का अंग्रेजी अनुवाद है। बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड असाइड्स, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायल्स एंड क्रिसेड, द लीजेंड ऑफ गुड वुमन्स, कैंटरबरी टेल्स। थैंक्स।